ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से आज की सबसे बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। बड़ी खबर मिशन यूपी को लेकर, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात खत्म हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर। वहां उनकी मुलाकात होगी, उनसे बातचीत, चर्चा, एक फाइनल चर्चा, और उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात हुई है। 1:30 बजे ये मुलाकात होनी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। पीएम आवास पर पीएम मोदी से मुलाकात खत्म हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की करीब 85 मिनट तक एक लंबी बातचीत ये चली है, और फिलहाल जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात चल रही है। दोपहर 1:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात होनी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और इसके बाद ये तस्वीर अब साफ हो जाएगी जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कि आखिरकार क्या बदलाव होने हैं, या फिर जो कॉस्मेटिक चेंज की लगातार चर्चा हो रही है। विकास चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके सिंह सर हैं, अवधेश जी हैं, और दीपक सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक सर, बदलाव होंगे ये तो तय है, जेपी नड्डा से मुलाकात खत्म हो जाए उसके बाद ये तय हो जाएगा कॉस्मेटिक चेंज की रूपरेखा क्या होगी, और किस तरीके से जो विधायक हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनको कैसे एकोमोडेट किया जाएगा। बिल्कुल, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दरअसल जो फीडबैक भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व को प्राप्त हुआ है वो क्या है। जब बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह ने वहां पर 22 मंत्री, लगभग 22 मंत्रियों से मुलाकात की, कई सारे विधायकों से मुलाकात की, पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात की, उसमें 4-5 चीजें निकलकर सामने आई। सबसे पहला उनका ये कहना था कि अधिकारी हमारी सुनती नहीं है, जो सबसे पहला ये कहना था विधायकों का। और आपको याद होगा कुछ लगभग कोरोना के आने से ठीक पहले कई सारे विधायकों ने उत्तर प्रदेश में नेतृत्व जो कर रहा है या जो अफसर उनकी सुनते नहीं है उसको लेकर धरना भी दिया था, जाहिर तौर पर अपना असंतोष भी जाहिर किया था। तो ये कहा गया कि नौकरशाही एक उनकी सुनती नहीं है, दूसरा जो पार्टी जिस तरह से सरकार चल रही है उसमें उनका रोल नहीं है, सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल नहीं है। ये तमाम मुद्दे जो है बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह को देखने को मिले थे। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह बताया गया है कि भाई कुछ भी हो, आपके इतने विधायक हैं, 300 से ज्यादा विधायक हैं, उनको आपको साथ लेकर चलना होगा। आप किसी को पसंद करें नापसंद करें ये एक अलग बात है, लेकिन साथ लेकर चलना होगा। ये क्लियर संदेश उनको दिया जा चुका है और योगी आदित्यनाथ ने उस संदेश को मान भी लिया है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक दिन तय किया जाए हफ्ते में, कि हफ्ते में एक दिन वो विधायकों से मिले, बिना अपॉइंटमेंट विधायकों से मिले। कुछ इस तरह की करने की भी बात की गई है। शायद सोमवार या मंगलवार का दिन तय हो हफ्ते में, जब योगी आदित्यनाथ सभी विधायकों के लिए सहज उपलब्ध रहे। सबसे पहली बात तो ये हो गई। जो दूसरी बात है वो ये है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद खासकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश और पूरे देश में हमको देखने को मिला है, भारतीय जनता पार्टी की जो अच्छी इमेज थी और जिस तरह से पहली लहर को संभाला था, उस इमेज को डेंट लगा है। और मेरे ख्याल से डैमेज कंट्रोल की शुरुआत उसी वक्त से शुरू हुई है जब भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हुआ कि दूसरी लहर के बाद लोगों के अंदर भी रोष है, जनता के अंदर भी गुस्सा है, और साथ ही साथ उनकी जो सरकारें काम कर रही है उन सरकारों के कामकाज के रवैये को लेकर भी गुस्सा है। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और उनके घर वाले मारे गए हैं। इसीलिए कुछ कमेटीज बनाई जा सकती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसके मैनेजमेंट के लिए, और उस कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एकोमोडेट किया जा सकता है। साथ ही साथ जब चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी तो एक बड़ी रूपरेखा तैयार करती है, उनके बूथ लेवल के कार्यकर्ता तैयार होते हैं, पन्ना प्रमुख तैयार होता है। तो मेरे ख्याल से उसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी जाएगी। और मैंने जैसा कहा 4 लेवल पर फीडबैक लेती है भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहला लेवल होता है मंत्री और विधायकों का, जो बीएल संतोष ने लिया। कार्यकर्ताओं से बाकायदा नेता लंबे समय तक मिलते रहते हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्य गृह मंत्री अमित शाह, जो हर कार्यकर्ता को जानते हैं क्योंकि वो 2014 में उत्तर प्रदेश को संभाल चुके हैं एज ए इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी, और वहां पर उन्होंने बम्पर जीत दिलाई थी उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव में। तो वो भी हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं। उस लेवल पर फीडबैक मिलता है। आरएसएस के लेवल पर लंबा फीडबैक उनको मिला है, क्योंकि हाल ही में आरएसएस की कई सारी बैठकें हुई थी। दिल्ली में भी एक बैठक हुई थी, लखनऊ में भी कई बैठकें हुई थी, जो उनके इंचार्ज बड़े कार्यकर्ता हैं उन लोगों के बीच में। और चौथा लेवल मीडिया का होता है। तो मेरे ख्याल से ये तमाम फीडबैक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लिए गए थे, जो मैंने आपको बताए हैं, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिए गए हैं। और उनको दुरुस्त कैसे किया जाए, क्योंकि बिना पॉजिटिव इमेज के जो है वो
भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत बहुत मुश्किल होगी। तो अब इस डिफिकल्ट परिस्थिति को डैमेज कंट्रोल करके पॉजिटिव इमेज में कैसे कन्वर्ट करना है। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि वो गोरक्षपीठ के महंत हैं, वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा एडिशनल प्लस पॉइंट है। और उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति काम करती है, ये हमको सबको पता है। लेकिन हिंदुत्व और सोशल इंजीनियरिंग का एक जॉइंट कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि उन दोनों कॉम्बिनेशन के बिना चुनाव नहीं जीता जा सकता राकेश। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आज इन तीन नेताओं की बातचीत में मुख्यता से रहेंगे। जेपी नड्डा जी से अमित शाह और प्रधानमंत्री जी से जो मुलाकात उनकी हुई है और जेपी नड्डा जी से जो चल रही है, उसमें इन मुद्दों पर प्रमुखता से बात होगी। ठीक है। और इस बीच जब हम बातचीत कर रहे हैं, जब आप अपनी बात रख रहे थे दीपक सर, तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से एक ट्वीट भी कर दिया गया है उनके ट्विटर हैंडल से। बाकायदा ये तस्वीर जो हम पहले दिखा रहे थे, वो तस्वीर लगाकर आभार जताया गया है कि इतनी व्यस्ततम दिनचर्या में ये समय मिला, मार्गदर्शन मिला, उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, ये औपचारिकता खैर होती है। इससे हमने अपडेट किया। लेकिन एनके सिंह सर, जो तमाम बातों का जिक्र हो रहा है, मुलाकातें, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी कर दिया, 85 मिनट तक का समय मिला, लंबा समय है। और जाहिर सी बात है, इस लंबे समय में गंभीर चर्चा, इस गंभीर चर्चा का आउटकम क्या हो सकता है? मैं 3 बदलाव अगर आपसे जानना चाहूं तो। देखिए, हम लोग साथ रिपोर्टिंग किए हैं, हम और दीपक जी, और मैं अब भी मानता हूं कि दीपक जी के इंफॉर्मेशन सिस्टम हमसे बेहतर है। तो दीपक जी जो कह रहे हैं, हम उसको पूरी तरह से इस्तकबाल करते हैं उसका, कि वो हो सकता है कि एस्पेक्ट हो। लेकिन बस इतना ही ऐड करना है कि अगर महज कॉस्मेटिक चेंज करना है, कुछ लोगों को, कुछ दूसरी पार्टी के लोगों को टिकट देना है, कुछ एमएलए से मीटिंग करनी है, इसके लिए ये 20 दिन की जो इतना बड़ी कवायद हुई कि संघ भी इन्वॉल्व रहा और संघ के भी सेकेंड इन कमान सर कार्यवाही दत्तात्रेय होसबोले इन्वॉल्व रहे, 2-2 दिन बैठे। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी के बीएल संतोष गए। मुझे लगता है कि तब ये पार्टी कोई मानसिक एक कुंठा या एक ब्लॉक हो गया है, वरना ये काम तो 2 दिन का था। योगी की रिपोर्ट सही नहीं है, बहुत लोग नाराज हैं, उसके लिए इतने टीयर में आपको पता करना पड़ेगा। आपको एक रिपोर्ट कोई एक जाके दे सकता था कि भाई इतने लोगों से बात हुई है और ये हमारे संघ के पदाधिकारी ने किया है और आपसे लोग नाराज हैं, इसको जरा ठीक कीजिए। इसके लिए जो इतना बड़ा तमाशा हुआ है कि गवर्नर से भी मिलता है, आपका एक नुमाइंदा यहां से जाता है राधा मोहन सिंह, और वो मिलते हैं गवर्नर से, फिर स्पीकर से भी मिलते हैं। मुझे लगता है कि ये इतना इजी नहीं है जितना कि हम इसको समझ। अगर सिर्फ कैबिनेट में कुछ एक्सपेंशन चेंजेस कर रहे हैं, इसके लिए क्या इतनी बड़ी कवायद है कि दर दर भटक रहा है हमारा चीफ मिनिस्टर? आज आप देखें, इसके बाद बीएल संतोष से भी मिलेंगे, राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी से भी मिल रहे हैं, पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल ऑफिस बेयर से भी मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ इतना नहीं है, मुझे लगता है कोई ना कोई लेजिस्लेशन ऐसा है जो कि जनता को लुभाने के लिए लाया जाएगा, और उस लेजिस्लेशन की रूपरेखा तैयार की जा रही है जो कि कंट्रोवर्शियल होगा, लेकिन इमीडिएटली वोट आपको दिलाने में सक्षम होगा। क्योंकि पंचायत इलेक्शंस के बाद आपकी चूल्हे हिल गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंचायत इलेक्शन क्या हो सकता है? एनके सिंह सर, आपके हिसाब से जाहिर है कि गवर्नेंस को लेके शायद लोग नाराज होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल वही विकल्प है कि कोई ना कोई लेजिस्लेशन आएगा, या ये क्योंकि राष्ट्रपति से मिलना है, ये सिर्फ शिष्टाचार हो। मुझे इस समय शिष्टाचार करने के लिए नहीं आए हैं योगी जी, और यहां से जब जाएंगे, या 20 दिन से जो चल रहा है, जिसमें अचानक मोदी जी का सरकारी उससे हटा दिया गया, ये चीजें इतनी नॉर्मल, इतनी सिंपलिस्टिक अगर उसकी एनालिसिस हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से या तो मेरी समझ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि कोई ना कोई बड़ी चीज हो रही है जो कि हम लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। अगर सिर्फ योगी को ताकीद करना था कि एडमिनिस्ट्रेशन दुरुस्त कीजिए, ये 4 आदमियों को रख लीजिए जिसमें ब्राह्मण भी हो, दलित भी हो, ये इतना आसान नहीं लगता है। ठीक है, मैं अवधेश जी का रुख करूं, लेकिन उससे पहले दीपक सर एक टिप्पणी आपकी भी, क्योंकि आपकी चर्चा की एनके सिंह सर ने। क्या आपको लगता है कि वाकई जो बात एनके सिंह सर कह रहे हैं, ये बातें इंगित करती हैं, क्योंकि जो मुलाकातें हैं सिर्फ शिष्टाचार के तौर पर देखा जाए, ऐसा लगता नहीं है, परिस्थितियां इस बात की गवाही दे नहीं रही हैं, या परिस्थितियां इस अनुकूल है नहीं। थोड़ी देर पहले आपके जुड़ने से पहले एनके सिंह सर ने इस बात की भी चर्चा कर दी थी कि हो सकता है कोई बड़ा लेजिस्लेटर चेंज। उन्होंने इशारों में यह भी कहा कि हो सकता है कि यूपी के बाइफर्केशन की भी चर्चा ना चल रही हो।
मुझे नहीं लगता है। मेरे ख्याल से यूपी के ट्राइफर्केशन या बाइफर्केशन का जो प्रस्ताव था वो बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी खारिज कर चुकी है। वो भारतीय जनता पार्टी की स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि जब दो बड़े नेता मिलते हैं, चाहे वो अमित शाह जी और योगी जी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी और योगी जी हो, चाहे नड्डा जी और योगी जी हो, तो सिर्फ मौसम पर चर्चा नहीं होती, सिर्फ शिष्टाचार ही एक चीज नहीं होता। और हम जानते हैं कोरोना के चलते 1-to-1 मीटिंग कई वक्त से इन दोनों तीनों नेताओं के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नहीं हुई थी। अब चूंकि समय चुनाव का आ गया है और भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर हर चुनाव में उतरती है और उसके पता है कि अगर दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर जाता है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश किसी भी हालत में अगर लूज करती है तो 2024 की राह उसके ऊपर मुश्किल हो जाएगी और आगे सरकार चलाने में भी कई तरह के मानसिक दबाव का उसका सामना करना पड़ेगा दिल्ली में। तो मैं कॉस्मेटिक चेंजेस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग एक लंबी प्रक्रिया होती है। 8 महीने के अंदर आप सिर्फ कुछ चीजें करके लोगों को आकर्षित कर लें या लोगों को लुभा लें या फॉर द टाइम बिंग लोगों को लुभा लें ये और वोट डलवा लें, ये एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की लगती है। लेकिन जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने 2017 में या 2014 से पहले की थी उसको फिर से रीइंफोर्स करना है। तो इसीलिए मैं कॉस्मेटिक चेंजेस की बात कर रहा हूं क्योंकि एक बड़ी सोशल इंजीनियरिंग के लिए एक लंबा वक्त लगता है जिसको समय समय पर बीजेपी करती आई है। अब मुख्यमंत्री को यह दिखाना है कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 घंटे में अपने आप को बदल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं कॉस्मेटिक चेंजेस शब्द का इस्तेमाल मैंने इसी परिप्रेक्ष्य और इसी संदर्भ में किया था। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, चूंकि पार्टी युद्ध स्तर पर चुनाव लड़ती है इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी को अब ये जताना और दिखाना है कि उत्तर प्रदेश उसकी टॉप प्रायोरिटी पे है। और इसका सबसे बेहतर जरिया क्या होगा कि प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को और नड्डा जी को तीनों को इन्वॉल्व कर लिया जाए तो एक परसेप्शन जाएगा। देखिए कितने सीरियस है उत्तर प्रदेश के लिए, हमारे पर भी बात हो रही है, हमारी जाति पर भी बात हो रही है, हमारे कल्याण पर भी बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई लेजिस्लेशन है तो बहुत अच्छा बात है। मेरी जानकारी में ऐसा कोई नया कानून फिलहाल नहीं है, लेकिन कॉस्मेटिक शब्द का इस्तेमाल मैंने इसीलिए किया है क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग एक लंबी प्रक्रिया है। अभी फॉर द टाइम बिंग उनको कुछ करते हुए दिखना है और करते हुए दिखने का बेहतर नजरिया यह है कि संगठन और सरकार के लेवल पर परिवर्तन किया जाए जो एक संकेत दे सके लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए और उनके मतदाताओं के लिए। वही करने की कोशिश फिलहाल हो रही है क्योंकि उससे ज्यादा वक्त अब भारतीय जनता पार्टी के पास या योगी आदित्यनाथ के पास बचा नहीं है। राकेश ठीक है अवधेश जी, तो 3 बड़े परिवर्तन क्या हो सकते हैं जब मुलाकातों का दौर समाप्त होगा? तो राकेश देखो, जो कुछ दीपक जी ने बिंदुवार कहा हम लोग भी उस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मैं दीपक जी को कहूंगा कि देखिए एनके सिंह जी ने जो स्टैंड लिया है, मैं जब पत्रकारिता सीख रहा था एक बड़े पत्रकार ने बताया कि हमारा काम केवल कंट्रोवर्सी लिखना नहीं, कंट्रोवर्सी पैदा भी करना है, कुछ सस्पेंस भी बनाए रखना है ताकि कुछ चीज और बाहर निकले। तो एनके सिंह जी को तो मैं धन्यवाद देता हूं, अपना स्टैंड बनाए रखिए। देखिए इस समय हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मैं अब उसी बात को नहीं दोहराऊंगा जो पहले मैंने कहा या दीपक जी कहा। इस समय मूल बात यह है कि कोरोना संकट के बाद केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे केंद्र सरकार की जो एक छवि थी, एक उसकी उस छवि को बहुत बड़ा धक्का लगा है और लगाया भी गया है और लगने और लगाने की प्रक्रिया अभी जारी है। उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम केवल योगी आदित्यनाथ के आंतरिक सुधारों और उनके अपने व्यवहार में बाकी लोगों के साथ तक नहीं होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव का परिणाम केंद्र सरकार के परफॉर्मेंस, केंद्रीय नेताओं के इमेज, इन सबको मिला के होना है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। मैं अवधेश जी आपको रोकता हूं, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई। बड़ी खबर यह है कि टीएमसी में वापसी कर सकते हैं मुकुल राय। ममता बनर्जी से मुकुल राय की मुलाकात संभव है, आज ये मुलाकात होने वाली है। टीएमसी में वापसी कर सकते हैं मुकुल राय, और ऐसा होता है तो ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ा झटका इसलिए होगा क्योंकि लगातार बीजेपी की ओर से यह दावा किया जा रहा है, हाल फिलहाल में जब से इस बात की चर्चा हुई कि क्या मुकुल राय जाएंगे वापस टीएमसी में, तो लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने इसको खारिज भी किया। तापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। तापस, क्या जानकारी, मुलाकात आज हो रही है? देखिए अभी मुकुल रॉय की तरफ से पुष्टि किया गया है कि वो ममता बनर्जी से आज मिलेंगे और आज ममता बनर्जी के घर पे एक बैठक भी होना है जहां पर ये फैसला लिया जाएगा कि जो वापस आना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस, क्या किन किन को शामिल करना चाहिए। तो इस अहम दिन में आज मुकुल रॉय की तरफ से ये पुष्टिकरण की गई है कि आज वो मिलेंगे ममता बनर्जी से। तो जो संभावना पिछले कुछ महीनों से चल रहा था क्या मुकुल रॉय वापसी कर सकते हैं, अब ये लगभग साफ हो गया कि मुकुल रॉय
तृणमूल कांग्रेस में दोबारा वापस आना चाहते हैं और शायद उन्हें दिया भी जाएगा। सिर्फ मुकुल रॉय नहीं बल्कि उनका बेटा शुभ्रांशु रॉय जो तृणमूल के उम्मीदवार थे इस बार चुनाव में, वो भी शामिल हो सकते हैं तृणमूल में। और वो अभिषेक बनर्जी के काफी करीबी माने जाते हैं। तो दोनों का घर वापसी बस समय का इंतजार है। आज ममता बनर्जी मिलने के बाद शायद औपचारिक तौर पर उन्हें शामिल किया जाएगा। नहीं तो सिर्फ मुकुल रॉय होंगे, राजीव बनर्जी, शमीक भट्टाचार्य को लेकर भी अटकलें हैं। तापस जी देखिए, राजीव बनर्जी भी संपर्क किया है तृणमूल कांग्रेस के साथ। जो तृणमूल के सूत्रों से हमें पता चला है कि राजीव बनर्जी और तमाम और कई सारी नाम है जो बीजेपी में चले गए थे चुनाव से पहले, वो दोबारा तृणमूल कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं। लेकिन उनको लेकर अभी भी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन राजीव बनर्जी, मुकुल रॉय को लेकर बीजेपी के अंदर ही काफी सवाल उठाया जा रहा था पिछले कुछ दिनों से। साफ है कि जो स्पेकुलेशन था वो कहीं ना कहीं सच होता दिख रहा था और अब ये लगभग तय हो गया कि मुकुल रॉय घर वापसी उनका हो रहा है। वो तृणमूल में दोबारा वापस आ रहे हैं और उनका बेटा भी तृणमूल में दोबारा शामिल होने चलेंगे। तो साथ में कई और नेता जो बीजेपी में शामिल हुए थे वो भी धीरे धीरे तृणमूल कांग्रेस में वापस आएंगे। ठीक है, चलिए तापस आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आते हैं। इस बीच तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक सर देखिए, हम तो यूपी की सियासत पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े झटके की तैयारी है बंगाल में बीजेपी को देने के लिए। मुकुल रॉय का नाम सामने आ गया। अब उन्होंने कंफर्म भी कर दिया कि ममता बनर्जी से मिल रहे हैं। एक लंबी फहरिस्त हो सकती है नेताओं की जो टीएमसी रिज्वाइन करेंगे। जी हाँ, नेताओं के लिए सत्ता सबसे बड़ी चुंबक होती है और जब उनको पता है पश्चिम बंगाल में अगले 5 साल अगर जीना है तो जय बांग्ला और जय ममता बनर्जी करना पड़ेगा, तो मुकुल रॉय और टीएमसी के ऐसे तमाम कार्यकर्ता जो दीदी के साथ लंबे समय से जुड़े थे वो वापसी की कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो जितिन प्रसाद को इस जंक्शन पर लाया है उसका एक बड़ा कारण ये भी था क्योंकि उनको पता था कि पश्चिम बंगाल में उनको झटका लगने वाला है। तो पश्चिम बंगाल के झटके से उबरने के लिए उन्होंने मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत की है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब हाल फिलहाल राजनीति हो जाए ऐसा नहीं है। अब उनको 2024 की तैयारी करनी है। अब 5 साल ममता बनर्जी वहां सुरक्षित है, भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी वहां कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे में जाहिर सी बात है सत्ता सबसे बड़ा चुंबक होता है। इसलिए वो नेता जो तृणमूल से छोड़ के वापस गए हैं, ये ममता बनर्जी के लिए भी बेहतर होगा कि वो अपने पुराने परिवार को वापस पा लें। उससे उनको राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिलेगी। ममता के सपने अब पश्चिम बंगाल से निकलकर दिल्ली तक भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है मुकुल रॉय की वापसी से टीएमसी को भी बल मिलेगा, बीजेपी को एक झटका मिलेगा और उसी झटके की भरपाई उन्होंने जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश में लाकर पूरा करने की कोशिश की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बहुत अच्छी तरह पता है कि पश्चिम बंगाल में उनके घर में भगदड़ मचने वाली है। निश्चित तौर पर भगदड़ मचने वाली है। एनके सिंह सर, ये तो बड़ी खबर आ गई पश्चिम बंगाल से। आप देखिए, जो 2-3 दिन पहले एक बैठक भी थी पश्चिम बंगाल बीजेपी इकाई की, जिसमें सभी नेताओं को पहुंचना अनिवार्य था। उसमें मुकुल रॉय नहीं पहुंचे थे, शमीक भट्टाचार्य नहीं पहुंचे थे, राजीव बनर्जी नहीं पहुंचे थे, कुछ और बड़े दिग्गज हैं जो कि नहीं पहुंचे थे। तभी ये तय हो गया था कि वो वापसी करेंगे और आज शायद ये फाइनल भी हो जाए मुकुल रॉय की मुलाकात के बाद। देखिए राकेश, एक चीज समझनी पड़ेगी, बीजेपी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है। उधर कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, वो आइडियोलॉजिकल पार्टी है। मॉगरेलाइजेशन अंग्रेजी का एक शब्द है। अगर आप इस तरह के लोगों को फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स को ले आएंगे, सत्ता तो असल में वो लोग हैं जो उधर गए थे। जब बुलाए थे तो क्या वो बीजेपी की आइडियोलॉजी से आए थे? आज कौन सी बीजेपी ने गलती की है कि मुकुल रॉय छोड़ के जा रहे हैं? तो इसलिए इशू मुकुल रॉय का नहीं है, बीजेपी के अपनी कमजोरी का है कि अगर तुम वाकई आइडियोलॉजिकल पार्टी हो जो तुम हो, तो कम से कम उनके कौन जितिन प्रसाद के पास कौन अचानक सा बीजेपी की आइडियोलॉजी से उनको नजदीकी हो गई? कल तक वो गाली दे रहे थे। एक हफ्ते पहले जो आदमी गाली देता है उस पार्टी की आइडियोलॉजी को, कहता है देश के लिए खतरनाक है सांप्रदायिकता, वही आदमी शामिल हो जाता है तो कहता है कि सबका साथ सबका विकास बीजेपी ही करेगी। तो ये तो बीजेपी को देखना है ना, गलती तुमने की थी, अपने बूते पर डेवलप करते। ये जो आप बाहर से ले आके ये तमाशा किए थे, इसका नतीजा ये हुआ कि आपके अपने लोग भी नाराज हो गए। और यहाँ पे भी यही होगा अगर ये आप ब्लंडर करेंगे तो, कि अगर आपने यहाँ पे बाहर के लोगों को लाके यूपी में आप कमजोर हैं, तो इसका मतलब आपने पहले भी किया था, कोएलिशन के जमाने में भी ये सब किया था। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को अब समझना होगा कि आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट एक बड़ी चीज होती है और उससे अगर आपकी आइडियोलॉजी अच्छी है तो जनता इससे ही मुतासिर होगी। आज आपको अगर 38% वोट मिले हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, तो उसको आप छोड़ के किसी मुकुल रॉय को लाते हैं,
क्योंकि आपका सीबीआई का आदमी चला जाता है, उसके बाद मुकुल राय जब सत्ता इधर जाती है तो इधर चला जाता है। तो ये सोचना तो आपको है कि गलती तो आप कर रहे हैं कि इस तरह के लोगों को ला रहे हैं। हमें आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के लिए वर्षों लग जाते हैं, 10 साल 20 साल लग जाते हैं, तब एक आइडियोलॉजी के साथ आदमी प्रतिबद्ध होता है। आप कैसे रातों रात जतिन प्रसाद को लाके और आप कहेंगे नहीं हम तो आइडियोलॉजिकल पार्टी है? ये मेरे ख्याल से बीजेपी की अदूरदर्शिता है, कमजोरी है और सत्ता की के लोलुपता है, जिसकी वजह से बीजेपी कर रही, इसको जल्दी छोड़ना पड़ेगा। अवधेश जी, जो पश्चिम बंगाल में आज हो रहा है, मुकुल राय मिल रहे हैं, जितिन प्रसाद का जिक्र जो एनके सिंह सर कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में ये तो होना ही था आज या कल। देखिए बंगाल से भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में सबक लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी अगर आप बाहर से लोगों को ला करके टिकट देते हैं तो आपके कार्यकर्ता विद्रोह करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो मंथन किया पश्चिम बंगाल के चुनाव में, उसमें एक बड़ा कारण ये आया है कि बाहर से आए लोगों को न तो संघ के कार्यकर्ता स्वीकार रहे थे कि कल तक ये हमको गाली दे रहे थे, और न उनको आम जनता स्वीकार कर रही थी। लेकिन मूल बात यह है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव अभी संक्रमण के दौर में है और वो वहां ये सब परिवर्तन अभी होगा आना जाना कुछ दिनों तक। भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि सारे लोग आए थे, सारे चुनाव हार गए एक शुभेंदु अधिकारी को छोड़ करके, इसलिए वो एक जो एनके सिंह कह रहे हैं कि लंबे समय से जो संघ के संस्थापक थे वो उनकी पढ़ाई लिखाई कोलकाता में हुई थी और उस समय की एक धारा से आप उनको मिला है, तो अभी झटके के लिए तैयार रहे, लेकिन ये बीजेपी के इंटरनल रिफॉर्म का भी कारण बन सकता है। ठीक है अवधेश जी, मैं आता हूं। इस बीच एक और तस्वीर आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और अब ये तस्वीर देखिए, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, ये मुलाकात, और यहाँ से जब निकलेंगे तो सीधे पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति से भी मुलाकात होनी है। एक किताब भेंट कर रहे हैं। अब किस चीज़ पर यह किताब है, ये तस्वीर और जूम होती है तो ये तस्वीर साफ हो सकती है। कल एक किताब भेंट की थी अमित शाह को, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात की थी तब उस किताब पर समाधान लिखा हुआ था। तो ये तस्वीर है और इसके बाद जो है सीधे जाएंगे राष्ट्रपति भवन। दीपक सर, एक टिप्पणी आपसे। किताब यहाँ भी भेंट कर रहे हैं जेपी नड्डा को, लेकिन जो बात जितिन प्रसाद को लेकर कहीं एनके सिंह सर ने कि सबक सीखना चाहिए पश्चिम बंगाल से, बीजेपी सोचेगी इस पर? देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी जरूर उस पर चिंतन और मंथन कर रही है। और अवधेश जी से मैं बहुत एग्री करता हूं कि अगर आप विपरीत विचारधारा के कार्यकर्ता को एकाएक पार्टी में लाकर उसको बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं तो वो उनकी रणनीति पश्चिम बंगाल में नहीं चली, नॉर्थ ईस्ट में चल गई, क्योंकि वहां पर आयाराम और गयाराम की एक बहुत पुरानी परंपरा है और छोटी छोटी विधानसभाएं हैं, इसीलिए वो नॉर्थ ईस्ट में सफल हो गए, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश हाईली रिएक्टिव स्टेट है पॉलिटिकल के माध्यम से, वहां पर राजनीति पी जाती है, खाई जाती है, ओढ़ी जाती है और उसी के साथ सोया जाता है। यह राकेश समझना होगा आपको। और ऐसे में अगर आप बाहर के कार्यकर्ताओं को लाएंगे तो बीजेपी, जिसका इतना बड़ा सपोर्ट बेस है, वहां पर इतना बड़ा मास बेस है और इतने बड़े कार्यकर्ता हैं, और सेकंड टियर पे वहां पर आरएसएस भी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, तो नाराजगी होगी। और भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में चिंतन और मंथन करना पड़ेगा कि बाहर के कितने कार्यकर्ताओं को वो एकोमोडेट कर पाएंगी, क्योंकि उसका सीधे सीधे रिएक्शन पार्टी कार्यकर्ताओं में होता है। अब शाहजहांपुर में जो 3 दशक से जितिन प्रसाद और जितेंद्र प्रसाद के परिवार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ रहा होगा, वो कहां जाके मुंह दिखाएगा? मेरे ख्याल से ये एक बात है जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा, विचार करना होगा, मंथन करना होगा, क्योंकि एक कार्ड हर जगह नहीं चलता है और भारतीय जनता पार्टी शायद इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती होगी। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मुलाकात हो रही है जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और थोड़ी देर बाद निकलेंगे भी जेपी नड्डा के आवास से, क्योंकि राष्ट्रपति भवन पहुंचना है उन्हें 1:30 बजे तक, वहां पर मुलाकात राष्ट्रपति से होनी है। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, जल्द वापस लौटते हैं।